नमस्कार। हिंदी में कहावत है, चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे और दूबे जी बनकर रह गए। ये कहावत चरितार्थ होती है वर्तमान में अमेरिका के ऊपर। यूएसए ने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर अटैक किया इसराइल के साथ मिलकर, और इसको नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और उस अटैक के बाद में उन्होंने वहाँ के जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी को मार दिया। युद्ध की शुरुआत की गई। युद्ध की शुरुआत के बाद में जो है बड़ी बड़ी बातें की गई कि भाई किस तरीके से युद्ध आगे निकलेगा, ईरान को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब 8 अप्रैल को उन्होंने ईरान के साथ में एक सीज़ फायर पर एग्रीमेंट हो गया। मतलब उनका एक सीज़ फायर जो है वो हो चुका है। हालांकि सीज़ फायर बहुत कमज़ोर है और ये कब तक टिकेगा इसकी कोई गारंटी जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सीज़ फायर तो हुआ। और इसके अंदर सीज़ फायर करने के अंदर जो डेस्परेशन दिखी कि इसको सीज़ फायर करने के लिए कौन आतुर है, तो वो आतुरता जो है दिखाई दी गई। वो अमेरिका ने अपनी आतुरता दिखाई कि भाई उनको ज़्यादा चाहिए कि फिर सीज़ फायर चाहिए। हालांकि ईरान को भी चाहिए था, लेकिन ईरान ने उस तरीके की जो डेस्परेशन नहीं दिखाई जितनी डेस्परेशन जो यूएसए की तरफ से दिखी। और इस पूरे युद्ध का, अगर ये जो लगभग 40 दिन जो युद्ध चला है, इस युद्ध का अगर हम आज एनालिसिस करें कि किस तरीके से काम हुआ, क्या कौन जीता कौन हारा, कौन क्या खोया क्या पाया, किसने क्या खोया किसने क्या पाया, हर के दृष्टिकोण से देखें, अमेरिका के दृष्टिकोण से, ईरान के दृष्टिकोण से, इजराइल के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से, पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, गल्फ कंट्रीज़ के दृष्टिकोण से और ग्लोबल तरीके से भी देखें, तो उसका एक एनालिसिस आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे। और अंत तक बने रहिए। इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो इसके अंदर आएंगी। इसमें अगर अपन देखें, सबसे पहले तो बात कर लें हम यूएसए की। यूएसए और इजराइल ने दोनों ने मिलकर ये अटैक किया था। और उस समय इनके जो ऑब्जेक्टिव थे कि हमने ये अटैक क्यों किया है, तो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए, 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। वो पहला था, उसको कहते हैं रिजीम चेंज, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि कंप्लीटली ईरान के अंदर जो इस्लामिक शासन है, उस इस्लामिक शासन में भी अयतुल्ला खमेनी का जो शासन है, उस शासन तंत्र को पूर्ण रूप से ख़त्म करना है और नया शासन तंत्र वहाँ से लाना है। और उसके अंदर ईरान की जनता भी उनका साथ दे, ये भी इनका एक जो है वो ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को, नाभिकीय जो क्षमताएं हैं उनको पूर्ण रूप से खत्म कर देना, ईरान की मिसाइल क्षमताओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देना। ये 3 बड़े ऑब्जेक्टिव जो है रखे गए थे। युद्ध खत्म हो गया या युद्ध के अंदर सीज फायर हो गया, कम से कम एक तो बीच के अंदर रुकावट हुई है। और उस सीज फायर के बाद में देखें तो क्या ये 3 ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं? तो अब वर्तमान में अपन को दिखाई देता है कि तीनों के 3 ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए। ना तो ईरान के अंदर वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ, ना वहाँ ईरान की जो नाभिकीय क्षमताएं वो पूर्ण रूप से खत्म हुई, ईरान की जो मिसाइल क्षमताएं हैं वो भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ईरान के पास में मिसाइल क्षमताएं भी हैं, उनके पास में एनरिच्ड यूरेनियम भी अभी है। लगभग 1000 पाउंड के करीब जो है एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी ईरान के पास में है। और उन्होंने अपने अंडरग्राउंड जो सेफ लोकेशंस हैं, उन अंडरग्राउंड सेफ लोकेशंस में उसको छुपा के रखा है। इजराइल ने और यूएसए ने बहुत बार कोशिश कर ली कि उसको ख़त्म किया जाए। इस्फान के अंदर, नातान्ज के अंदर, फोर्दो में इन्होंने अटैक किए। इससे पहले जून 2025 के अंदर भी अटैक किए गए थे और उन अटैक में भी ये कहा गया था कि नाभिकीय क्षमताओं को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिजीम चेंज के अंदर सिर्फ अयतुल्ला अली खमेनी की डेथ हुई और उसके बाद में टॉप लीडरशिप की डेथ हुई। लेकिन ईरान के जो नेतृत्व के लोग हैं और उन्होंने मतलब इसमें बहुत त्वरित निर्णय लिया और नया सुप्रीम लीडर जो है वो चुन लिया। मुस्तफा खमेनी जो है वो अयतुल्ला खमेनी के बेटे, उनको नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। तो और वो और भी ज़्यादा हार्डलाइनर है और भी ज़्यादा कट्टरवादी है अयतुल्ला अली खमेनी से। अयतुल्ला अली खमेनी की तो उम्र भी जो है वो लगभग 86 साल हो गई थी, तो वो तो कुछ साल के अंदर वैसे भी उनकी नेचुरल डेथ भी होने ही वाली थी। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो जो अब नई लीडरशिप है, वो नई लीडरशिप युवा है। मतलब युवा इन द सेंस कि अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो 56 साल की उम्र है। 56 साल की उम्र है तो मतलब काफ़ी जीवन अभी बाकी है, और जीवन बाकी है तो वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इस ईरानियन रिजीम के ऊपर या ईरान के अंदर उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो आगे भी रहने वाला है। तो यूएसए के जो घोषित उद्देश्य थे, उन घोषित उद्देश्यों में से कुछ भी अचीव नहीं हुआ। इवन उन्होंने बहुत ज़्यादा खो और दिया। जैसे इस पूरे युद्ध के अंदर यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार नाटो, उनके जो सहयोगी हैं, उन नाटो सहयोगियों को बार बार अपील की कि वो उसके साथ में आए। यूरोपियंस को अपील की कि आप इसके अंदर साथ हो, ब्रिटेन को, फ्रांस को, लेकिन उनमें से कोई भी साथ नहीं आया। यूरोप और इवन जो यूएसए ने नाटो को, डोनाल्ड ट्रंप ने तो जैसे वो ट्वीट करते हैं, जिस तरीके प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने सभी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया। एक तरफ तो वो मांग भी कर रहे हैं कि आप हमारे साथ में आओ, और दूसरी तरफ उनको जो है वो उलाने भी दे रहे हैं कि तुम्हारी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, आओ तो और नहीं तो मत आओ। लेकिन पता है कि ज़रूरत है और ये अपने से अकेले से ये काम जो है हो नहीं रहा है, लेकिन वो एकदम से उसको स्वीकार करने की क्षमताएं जो है उसके अंदर नहीं आई। तो वहाँ पर आपके जो यूरोपियंस के साथ संबंध थे, नाटो एलाइज के साथ संबंध थे, वो यूएसए के काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं।
अब भविष्य के अंदर कोई यूरोपियंस की कोई लड़ाई होती है तो उसके अंदर अमेरिकन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, या भविष्य में कोई अमेरिकन्स की और कोई लड़ाई होती है और उसमें यूरोपियंस का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, ये भी अब इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। और इवन पूरे नाटो के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह है कि उसका अस्तित्व बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। दूसरा, ईरान को अब तक यूएसए ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो अपनी ज्योग्राफी से बहुत दूर लड़ी है, कि यहाँ पर इनका ज्योग्राफिकल एडवांटेज हमेशा रहता है कि वो जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं अपने घर के पास नहीं लड़ते, अपने घर से बहुत दूर लड़ते हैं। मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, ये यूएसए बहुत शांति से बैठा है और उसको पता है कि कोई भी मिसाइल और कोई भी अटैक जो है हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं आने वाला। लेकिन इस युद्ध के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करके ये दिखाया कि हम आपको डैमेज पहुँचा सकते हैं। तो इनको इकोनॉमिकली डैमेज जो है वो बहुत बुरी तरह हुआ यूएसए को, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें जो है वो जैसे ही हॉर्मुज क्लोज हुआ, वर्ल्ड की 20% सप्लाई हॉर्मुज से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होती है, और उसके क्रॉस होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतें $100 पर बैरल से भी ज़्यादा बढ़ गई, और इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका डायरेक्टली यहाँ से ऑयल लेता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब प्राइसेस बढ़ेगी तो उस प्राइसेस का असर अमेरिका के ऊपर भी दिखाई देगा, और वो असर जो है दिखाई दिया, और इसीलिए वो डेस्परेशन दिखाई दी कि जल्दी से कैसे न कैसे करके इसका कोई सीज फायर हो जाए, या कैसे न कैसे करके ये जो है वो ये युद्ध कहीं पर तो रुके। और तो अर्थव्यवस्था के मामले में देखा जाए तो अमेरिका को काफ़ी नुकसान इसके अंदर हुआ है। और फिर अमेरिका की जो इस एरिया के अंदर जो इमेज है वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई है। अमेरिका ने यहाँ के जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं, इन गल्फ कंट्रीज़ को सुरक्षा का एक दावा किया हुआ, एक वादा किया हुआ है कि हम आपकी सुरक्षा कर लेंगे, हम आपके साथ बैठे हैं। अमेरिका के यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री बेस है, और उन मिलिट्री बेस के माध्यम से वो सऊदी अरब को, वो कुवैत को, वो यूएई को, बहरीन को, इन सब देशों को ये कहता है कि हम आपकी प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर करेंगे। लेकिन ईरान के जो हमले हुए वो हमले इन सभी देशों पर हुए, और इन देशों की प्रोटेक्शन करने में यूएसए जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, और सक्सेसफुल नहीं रहा तो इस एरिया के अंदर यूएसए की जो पंचायती है, यूएसए का जो डोमिनेंस है, वो डोमिनेंस अब धीरे धीरे कम होगा। ये गल्फ कंट्रीज जो है कंप्लीटली अब उनको ये समझ में आ गया कि कंप्लीटली हम यूएसए के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, और अगर निर्भरता कम होती है तो फिर जो यूएसए का यहाँ पर जितना भी काम चल रहा है वो काम चलने में भी दिक्कत आएगी। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो है यूएसए का यहाँ एक सिस्टम जो उन्होंने बना कर रखा हुआ है, एक अनौपचारिक सिस्टम है, इनफॉर्मल सिस्टम है, जिसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर बहुत सिंपल सी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत अमेरिका ने इन सभी देशों को कहा है, गल्फ की जो कंट्रीज, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, कि वो जब भी अपने ऑयल को बेचेगी, पेट्रोलियम पदार्थों को बेचेगी, तो उसका पेमेंट जब वो लेंगे तो वो डॉलर में लेंगे, और डॉलर में जो पेमेंट आएगा तो इनके पास में डॉलर आएगा, और उस डॉलर को ये लोग जो गल्फ कंट्रीज है ये वापस अमेरिका की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, यानी वही डॉलर वापस घूम फिर कर जो अमेरिका के पास पहुंच जाएगा, और अमेरिका उस ऋण के रूप में जो है पहुंच जाएगा। तो अमेरिका को ऋण भी मिलता रहेगा, और डॉलर की डोमिनेंस जो है वो भी दुनिया के अंदर बनी रहेगी। ये व्यवस्था को नाम देते हैं पेट्रो डॉलर, और इस पेट्रो डॉलर नाम की व्यवस्था को बड़ी चुनौती जो है मिली है इस युद्ध के अंदर, क्योंकि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया और उसके बाद में उन्होंने कई बार इस प्रकार की बातें की है कि हम उन्हीं शिप्स को यहाँ से बाहर निकलने देंगे जिनका पेमेंट युआन में किया गया, यानी चाइनीज करेंसी में किया गया, यानी एक तरीके से देखा जाए तो डॉलर का रिप्लेसमेंट वो चाइनीज करेंसी को बनाना चाहता है ईरान, ताकि डॉलर के डोमिनेंस को कम किया जा सके। और डॉलर के डोमिनेंस को कम करने का मतलब है यूएसए की जो इकोनॉमिक हेजिमनी है, उनका जो आर्थिक वर्चस्व है, उस आर्थिक वर्चस्व को सीधी सीधी एक चुनौती है, और उसको डैमेज इस युद्ध के अंदर हुआ है। तो यूएसए के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर फ्रंट पर उनको बड़ी निराशा ही मिली है, हर फ्रंट के ऊपर जो है उनको समस्या ही हुई है। हालांकि उन्होंने ईरान की सारी लीडरशिप को मार दिया। ईरान की तरफ से अगर देखें तो ईरान ने क्या खोया है इसके अंदर, ईरान ने अपनी सारी जो टॉप लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप को खो दिया। उनको मिलिट्रीली नुकसान भी हुआ है, क्योंकि इतने सारे बम गिराए गए तो उसके कारण उनके जो सैन्य ठिकाने उनको भी नुकसान हुआ है। उनके जो एनर्जी की इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर जो खार्ग आइलैंड के अंदर है उसको भी थोड़ा बहुत नुकसान जो है हुआ है। और इवन इनकी जो गैस फील्ड्स थी, जो साउथ पार्ट्स के अंदर गैस फील्ड है, उस गैस फील्ड के ऊपर भी अटैक हुआ तो वहाँ भी उनको नुकसान हुआ। तो ईरान की तरफ से देखा जाए तो ईरान को इस प्रकार के नुकसान हुए हैं, इनके लोग मारे गए, ईरान के 1500 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए। लेकिन इन सब के बाद भी ईरान को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ईरान ने इस युद्ध में काफ़ी कुछ पाया है। पहली बात तो वो जो इस्लामिक रिजीम है, जो खमेनी का जो रिजीम है, वो रिजीम अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो जो यूएसए का और इजराइल का पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम इस रिजीम को चेंज कर देंगे, तो वो रिजीम चेंज करने में ये सफल नहीं हुए। वो अब सर्वाइव कर चुके हैं और उन्होंने इतने बड़े अटैक को झेल लिया। इसका मतलब ये उनकी रेजिलियंस को, उनकी क्षमता को दिखाता है। दूसरी बात कि इसके अंदर अब वहाँ पर ईरान के अंदर कट्टरवादी जो तत्व है, उस कट्टरवादी तत्व की इवन जो डोमिनेंस है वो और बढ़ गई है। ईरान के अंदर भी सारा ईरान एक जैसा नहीं है विचारधारा के अंदर, कुछ विचारधारा में बहुत कट्टरवादी भी है, कुछ विचारधारा में उदारवादी भी है, कुछ सेंट्रिस्ट भी है।
तो पिछले कुछ समय के अंदर जो कट्टरवादी है वो धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे थे, लेकिन इस पूरे युद्ध का परिणाम ऐसा निकला कि इस युद्ध के बाद में ईरानी अर्थव्यवस्था, ईरानी जो राजनीति है, उस राजनीति के अंदर कट्टरवादी तत्वों का जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस वहाँ पर बढ़ गया है। तो ये उनको एक बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद में उन्होंने इस पूरे रीजन के अंदर दिखा दिया कि इस रीजन के अंदर ईरान की जो पावर है वो कितनी बड़ी है, कि ईरान आपको अलग अलग तरीके से स्ट्राइक कर सकता है, डायरेक्टली भी स्ट्राइक कर सकता है। ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं जिनको ईरान युद्ध के लिए यूज़ करता है, चाहे वो यमन में बैठे हूतीज़ हों, चाहे वो हमास है, चाहे वो लेबनान के अंदर बैठा हिजबुल्ला है, चाहे वो इराक के अंदर जो बैठे हुए आतंकवादी संगठन है, चाहे वो सीरिया के अंदर बैठे हुए आतंकवादी संगठन है, इन सभी संगठनों का प्रयोग ईरान कर सकता है यहाँ के जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उन गल्फ कंट्रीज़ में खासकर जो सुन्नी देश हैं, उन सुन्नी देशों के ऊपर अटैक करने के लिए ईरान के द्वारा इनका प्रयोग किया जा सकता है और इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज पहुंचाया जा सकता है। ये बात ईरान ने सिद्ध कर दी है और ये भी बता दिया कि बाकी के जो देश हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, ये सब देश जो है इनके पास का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या इनका जो सिस्टम है वो उतना ज़्यादा भी फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि जब आप मारने के लगोगे और ड्रोन्स का प्रयोग करोगे तो ड्रोन के सामने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये एक सिद्ध हुआ। और फिर सबसे बड़ा जो गेन ईरान को हुआ है वो है हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल। हॉर्मुज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया और हॉर्मुज पे कंट्रोल करने का मतलब है एक इंटरनेशनल वाटर को आपने प्राइवेट वाटर बना दिया, कि ये एक पहले अंतर्राष्ट्रीय वाटर वे था और इस अंतर्राष्ट्रीय वाटर वे के ऊपर कब्जा अब किसका हो चुका है, वो ईरान का कब्जा है। अब ईरान जिसको चाहेगा उसको जाने देगा, जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं जाने देगा। इसका मतलब गल्फ़ की जो कंट्रीज़ है वो गल्फ़ की कंट्रीज़ अब एक तरीके से ईरान की मनमानी के गुलाम है। जब चाहेगा ईरान उनको जो है उनकी नस दबा देगा। एक ऐसी नस उसके हाथ में आ गई है कि वो जब चाहे उनकी सारी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर सकता है। और ये अर्थव्यवस्था को क्यों, इनके ये तो डेजर्ट है यहाँ, तो डेजर्ट के अंदर उगता क्या, कुछ नहीं उगता। तो अगर जो खाद्य सामग्री आ रही है, फूड सप्लाई है, उस फूड सप्लाई को रोक दिया तो भूखे मर जाएंगे। अगर पानी के डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक किए गए, उन अटैक्स को अगर और ज़्यादा किए गए तो पानी की समस्याएं जो है वहाँ पर हो सकती है। तो ईरान ने एक ये तरीके से सिद्ध किया कि भाई ये जो आसपास के देश हैं, इन आसपास के देशों की जो मुख्य सबसे इनकी जो अर्थव्यवस्था की सबसे मुख्य चीज़ थी वो थी हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अब ईरान के कंट्रोल में है। और इस कंट्रोल को उन्होंने पूर्ण रूप से अभी भी बनाए रखा हुआ है। भविष्य में ये खुलेगी तो ईरान की शर्तों पर ही खुलेगी, वरना इसको नहीं खोला जा सकता। ऐसा ईरान ने इस युद्ध के अंदर तो सिद्ध कर दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यूएसए को इस युद्ध में काफ़ी बुरी हार मिली है और ईरान जो है उसको इस युद्ध में काफ़ी जीत मिली है, हालांकि इतना नुकसान झेलने के बाद भी। तीसरा जो प्लेयर है इसके अंदर उसका नाम है इजराइल। इजराइल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इजराइल को भी इस युद्ध में जैसी सक्सेस मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। इजराइल के लिए ये कहा जा रहा है कि बैटल्स तो बहुत सारी जीत ली है पर वॉर अभी भी जीतना बाकी है। आपने जो मिलिट्री के रूप में जिस प्रकार के गेन्स प्राप्त किए, जो मिलिट्री के अंदर जितने लाभ हुए, उसको सामरिक जो उद्देश्य है, स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करने में इजराइल भी फेल रहा है और इजराइल एक एंडलेस वॉर के अंदर फंस चुका है। इजराइल के अंदर इजराइल के लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इजराइल की लीडरशिप बहुत ज़्यादा थकी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से युद्ध के अंदर है और उनको आगे किसी प्रकार का कोई फ्यूचर इसका दिखाई दे नहीं रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर और उस अटैक के बाद में इजराइल ने वापस हमास पर अटैक किया और वो जो अटैक है उस युद्ध को फिर इन्होंने आगे ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया और वो एक्सपेंडेड चल ही रहा है। अभी तक भी उन्होंने हमास की, हिजबुल्लाह की, इनकी टॉप लीडरशिप को सबको मार दिया, इवन ईरान की भी टॉप लीडरशिप को मार दिया, लेकिन फिर भी थ्रेट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इवन जो बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उन बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने उद्देश्यों को समय के साथ में चेंज कर दिया। पहले शुरुआत में इनका ऑब्जेक्टिव था हम पूरे रिजीम को चेंज करना चाहते हैं, ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ उसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने बयान दिए कि हमने ईरान को इतना डैमेज पहुंचा दिया है कि ईरान को कई साल पीछे पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद भी आपने डैमेज को, उसकी जो थ्रेट है उसको पूर्ण रूप से न्यूट्रलाइज कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। और थ्रेट अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुई है तो फिर आप इसको सक्सेस क्लेम नहीं कर सकते और इसीलिए इस सीज़ फायर को मानने के लिए भी इजराइल जो है तैयार नहीं। और इजराइल का सीज़ फायर को ना मानने का एक दूसरा कारण भी है, वो कारण ये है कि इस पूरे नेगोशिएशन के अंदर इजराइल को साथ में लिया ही नहीं गया कि यहाँ पर सीज़ फायर होगा। ये डेस्परेशन थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि हम इस युद्ध में, पहले तो और कॉन्फिडेंस के अंदर इस युद्ध में आ तो गए और लगा कि हम इस युद्ध के अंदर जाएंगे, फटाफट जीत के वापस आ जाएंगे, जैसा हमने वेनेजुएला में किया था और कोई हमारा विरोधी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर जब ये लगा कि अब फंस गए हैं
तो कैसे बाहर निकला जाए, तो बाहर निकलने का रास्ता इनको मिल नहीं रहा था और फाइनली ये सीज़ फायर इनको बाहर निकलने का रास्ता मिला। लेकिन इस सीज़ फायर के अंदर उन्होंने इजराइल को साथ में नहीं लिया और इजराइल इस बात से जो है नाराज़ भी था और इजराइल ने इसीलिए लेबनान के अंदर जो अपने जो वॉर था उस वॉर को कंटिन्यू किया और उसने कहा कि भाई सीज़ फायर आपको करना है तो ईरान के साथ में कर लो, ये लेबनान की जो युद्ध है, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला से जो हमारा युद्ध चल रहा है वो हमारा अलग वॉर है और उस वॉर को हम कंटिन्यू करेंगे, वो इस सीज़ फायर का पार्ट नहीं हो सकता। जबकि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि ना सिर्फ ईरान के साथ में नॉन एग्रेशन हो, इस पूरे एरिया के अंदर जो जो ईरान के सहयोगी हैं उनके साथ भी नॉन एग्रेशन हो, तो इस बात पर भी एग्रीमेंट बनने की चांसेस जो है वो बहुत कम है। फिर इसके अंदर एक और नया प्लेयर जो उभरा है जिसका नाम है पाकिस्तान, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर ले। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो इस एरिया के अंदर पाकिस्तान की वैसे कोई खास पूछ है नहीं और इस एरिया के वैसे तो पूरी दुनिया में कोई खास पूछ नहीं है, एक नॉन एग्जिस्टेंट प्लेयर है। लेकिन ये नॉन एग्जिस्टेंट प्लेयर पिछले कुछ दिनों के अंदर मतलब अपनी पहुंच, अपने वेट से, अपनी औकात से बहुत ऊपर आकर अपना काम कर रहा है। इस पूरे युद्ध के अंदर एक डाकिया बना कि किस तरीके से मैसेज जो है वो यूएसए से लिया जाए और ईरान तक पहुंचाया जाए, ईरान से मैसेज लेकर यूएसए तक पहुंचाया जाए। तो बीच में बिचौलिए की भूमिका जो है वो पाकिस्तान ने निभाई। तो अब इसमें यह भी बात होती है कि पाकिस्तान के पास में इतना सामान आया कहाँ से, इतना डिप्लोमेटिकली वो इतने स्ट्रांग हो कैसे गए। तो बेसिकली ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान ने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए तब से पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस के काफ़ी हित है और अगर हम उसके बिजनेस के हितों के अंदर उसका सहयोग करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस के अंदर वहाँ का जो व्हाइट हाउस है या ओवल ऑफिस है, उस ओवल ऑफिस में हमारी जो पहुँच होगी वो बहुत अच्छी हो सकती है और इसका फ़ायदा इन्होंने उठाया है। अभी अगर हम देखें तो इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं तो एक बड़ा प्लेयर है, एक जो यूएसए का एनवॉय है, जो यहाँ पर यूएसए का प्रतिनिधि है, जिसका नाम है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ का बेटा है जिसका नाम है जैकरी विटकॉफ और जैकरी विटकॉफ जो है वो एक क्रिप्टो कंपनी चलाता है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की कंपनी है, उसको चलाने का काम स्टीव विटकॉफ का बेटा है जैकरी विटकॉफ वो करता है और उनके द्वारा एक स्टेबल कॉइन USD1 बनाया गया है और इस USD1 को लेकर जनवरी 2026 के अंदर पाकिस्तान के बीच में और इस विटकॉफ फैमिली जो है इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि डिजिटल पेमेंट के लिए हम क्रिप्टो करेंसीज जो इन क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करेंगे, ऐसा पाकिस्तान ने कहा। और तब से और उससे पहले भी क्रिप्टो के प्रति जो इनका निवेश और निवेश के लिए भी हम उसको स्ट्रेटेजिक एक फंड भी बनाया गया और उसमें कहा गया कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो ये क्रिप्टो वाला जो पूरा मामला है इसके कारण इनको ये जो व्हाइट हाउस है और व्हाइट हाउस और ट्रंप के जो बिल्कुल क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके पास में पहुँच जो है वो पहुँच मिल गई और उस पहुंच का फ़ायदा मिला। और दूसरी बात इस्लामिक वर्ल्ड है तो पाकिस्तान का उनसे संपर्क जो है वो लगभग सभी से है, तो इस वजह से भी ईरान के साथ में बातचीत के अंदर पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ये बात सत्य है कि पाकिस्तान को इस बात को बट डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जीत है कि एक ऐसा देश जिसको कुछ साल पहले तक डिप्लोमेटिकली वो पूर्ण रूप से साइडलाइन हो चुका था। भारत ने बहुत प्रयास किया, आतंकवाद का पूरा हब है वो पाकिस्तान और उस आतंकवाद वाले मुद्दे के कारण पाकिस्तान जो है उसको पूर्ण रूप से साइडलाइन कर चुका वो हो चुका था, लेकिन अब वो फिर से सेंटर स्टेज के ऊपर आ गया और उन्होंने ये भी दिखाया कि वो मतलब ऐसी पावर्स के साथ में एक साथ रिलेशन रख सकते हैं जो पावर एक दूसरे से झगड़ा कर रही है। वो ईरान के साथ में भी है, वो यूएसए के साथ भी बात कर रहे हैं, वो लोग जो चाइना है उसके साथ भी बात कर रहे हैं और यूएसए के साथ भी बात कर रहे हैं। तो एक साथ इन सऊदी अरब के साथ में भी उनके संबंध है, टर्की के साथ में भी उनके संबंध है, लेकिन उनके एक से के साथ संबंध नहीं है, वो है इजराइल के साथ में उनके कोई बहुत खास संबंध है नहीं। और जब तक इजराइल को आप इसमें नहीं लोगे कॉन्फिडेंस के अंदर तब तक इस वार्ता का कोई फाइनल निकलने वाला कोई हम कहीं पर ऐसा होगा कि भाई हम किसी एग्रीमेंट तक पहुंचा देगा पाकिस्तान, उसकी चांसेस जो है बहुत कम है। और पाकिस्तान की लीडरशिप में ये श्रूडनेस तो हो सकती है, इस प्रकार की वो जो है वो कूटनीति तो है कि भाई वो किस तरीके से कहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के कैसे पास पहुंचा जाए, लेकिन बातचीत करवाना और बातचीत करवाकर उसको किसी कंक्लूजन तक पहुंचाना ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और ये जिम्मेदारी का काम मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरीके से अच्छे से निभा सकता है। तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो हमेशा क्वेश्चनेबल है कि पाकिस्तान की वो आगे इसके अंदर कितना आगे पहुंच सकता है और ये काम तो उन्होंने ले लिया, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इजराइल को कहा कि ये तो कैंसरस स्टेट है। अब कैंसरस स्टेट जैसे शब्दों का प्रयोग अगर आप करोगे और उसके बाद में आप चाहते हो कि भाई वार्ता भी हो जाए तो दोनों चीज़ें जो है साथ में नहीं हो सकती। आप इजराइल का जो प्रभुत्व है यूएसए के अंदर, उस इजराइल का प्रभुत्व यूएसए में किसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं है। इजराइल का प्रभुत्व यूएसए में एक बहुत बड़ी लॉबी के कारण है और उस लॉबी को आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से खत्म कर दोगे ऐसा नहीं है। इवन ऐसा करके तो आप ऐसी लॉबीज को एक्टिव कर रहे हो जो कि आपके अगेंस्ट है।
इंडिया भी आपके भाई इस तरीके से अगर राइज है तो इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली चिंता का विषय है, और इंडिया के लिए चिंता का विषय हो तो इंडिया भी अपनी लॉबीज जो वहां पर है उसको एक्टिव करेगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से अंडरमाइन किया जाए। और पाकिस्तान ने इसराइल के साथ में भी सेम उसी समय दुश्मनी ले रहा है, और दुश्मनी लेगा तो वो भी अपनी लॉबीज को एक्टिव करेंगे। तो पाकिस्तान ने ये जो रोल निभाया है वो रोल कब तक आगे चलेगा इसकी कोई गारंटी जो है नहीं है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया को इस पूरे युद्ध के अंदर काफी नुकसान हुआ है। भारत को तो शांति रहेगी तो ही अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ सकती है। हमारा इकोनॉमिक नुकसान बहुत ज़्यादा है, हमारा सीधा सीधा तो जो है वो हम इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, न्यूट्रलिटी हमारी है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत इस एरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, खासकर हॉर्मुज से, कि हमारे पास में जो 60% एनर्जी आती है वो एनर्जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज होता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप युद्ध के एक वेपन के रूप में अगर यूज़ करता है कोई भी देश, तो उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ना जो है निश्चित रूप से भारत के ऊपर उसका प्रभाव है ही। और वो हम देख ही रहे, इंडियन इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से इससे हिट हुई है। हालांकि सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ाई नहीं, या पेट्रोलियम पदार्थ की जो कंपनियां उनको बढ़ाने नहीं दिया, कोई भी कारण रहा होगा। तो ये भी एक वाइज डिसीजन है कि अब अभी तक कीमतें नहीं बढ़ी, और कीमतें ना बढ़ी है तो इस वजह से दूसरी पदार्थों की कीमतों पर उसका असर उतना नहीं है। लेकिन उत्पादन जो है वो हिट हुआ है, प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी मामलों के अंदर हिट हो चुका है इस एनर्जी क्राइसिस के कारण। और ये एनर्जी क्राइसिस नियर फ्यूचर के अंदर कोई रिजॉल्व हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। हमें इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, भारत सरकार को, वहाँ के यहाँ भारत के लोगों को, सबको, कि नियर फ्यूचर के अंदर ये एनर्जी क्राइसिस खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ से हम एनर्जी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम टोल दे देंगे। अब जैसे बात हो रही है कि ईरान टोल लेगा तो टोल दे देंगे, एनर्जी आ जाएगी। जहाँ से एनर्जी का उत्पादन हो रहा है वो सब जगह हिट हो चुकी है, वो सब जगह पर उत्पादन हिट हो चुका है। और उत्पादन हिट होगा तो प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो भले वो गेट हॉर्मुज खुली भी है तो भी क्या फ़ायदा होगा। तो एकदम से हम प्री वॉर लेवल पे चले जाएंगे ऐसा नहीं है। प्री वॉर लेवल पर दिन के लगभग 100 शिप्स जो है वहाँ से निकल रहे थे, और अभी मुश्किल से 2 4 5 शिप्स जो है वहाँ से निकल रहे हैं। तो प्री वॉर लेवल पर अभी भी हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो इसलिए भारत को भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ है इससे। भारत के इस एरिया में हित है, जैसे काफ़ी सारे इंडियंस हैं वो वहाँ रहते हैं और वहाँ जॉब के लिए वहाँ पर हैं, और वो हमको बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटेंसेस भेजते हैं। उनकी खुद की लाइवलीहुड और उनका खुद की जीवन रक्षा करना वो भी भारत की बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस पूरे मामले में देखा जाए तो भारतीय हित जो है काफ़ी सारे अफेक्ट हुए हैं। तो इसलिए इंडिया को बैक चैनल के अंदर इंडिया को भी एक एक्टिव रोल जो है वो निभाना चाहिए कि किस तरीके से शांति वार्ता को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान वो क्रेडिबल वो नहीं है जो इसको शांति वार्ता तक पहुंचा सके। इसलिए इंडिया को भी एक रोल जो है वो अब बैक चैनल के अंदर, फ्रंट में तो आकर नहीं ले सकते, लेकिन बैक चैनल के अंदर आप इसराइल को भी ला सकते हो, आप ईरान को भी ला सकते हो, और यूएस को भी ला सकते हो। तो इसराइल, ईरान और यूएस अगर ये तीनों एक जगह आते हैं और अगर कोई वार्ता होती है और ये वार्ता होकर अगर ये सफल होती है तो ये भारत के दृष्टिकोण से एक बड़ी जीत जो है वो होगी। आगे इस युद्ध के अंदर और भी कई सारे डेवलपमेंट्स होंगे, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।